नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र मॉडल पेपर फर्स्ट में। आज हम इसमें बात करेंगे हिंदी, राजस्थान जीके, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, जो आगामी जो एग्ज़ाम आ रहा है, फरवरी में जो एग्ज़ाम डेट आई है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज से आपकी ये प्रश्नोत्तरी चालू रहेगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न आता है, परिच्छेद में कौन सी संधि है। ठीक है, परिच्छेद जो है उसमें कौन सी संधि है, तो वो हो जाएगी व्यंजन संधि। ठीक है, परिच्छेद में व्यंजन संधि है। ठीक है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। कुरु शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय लगाने से कौरव शब्द बनेगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऐसा कौन सा प्रत्यय है जो कुरु क्षेत्र में लगाएंगे तो कौरव शब्द बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। आई प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं बना है। आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है, तो उसका आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा सुनवाई। ठीक है, सुनवाई में आई प्रत्यय नहीं है। जबकि आई प्रत्यय किस किस में है, तो देखिए पंडिताई में आई प्रत्यय है, लिखाई में भी आई प्रत्यय है, पिटाई में भी आई प्रत्यय है, जबकि सुनवाई में आई प्रत्यय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से अव्ययीभाव समास कौन सा है। इनमें से अव्ययीभाव समास कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए देशभक्त, ऑप्शन बी यथाशक्ति, ऑप्शन सी दानवीर, ऑप्शन डी महावीर। तो अव्ययीभाव जो समास है वो हो जाएगा यथाशक्ति में। ठीक है, यथाशक्ति जो है वो अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। फिर बात करते हैं आलोक धनवा शब्द में कौन सा समास है। आलोक धनवा जो शब्द है उसमें कौन सा समास है, तो सही आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि। ठीक है, आलोक धनवा में बहुव्रीहि समास है। फिर बात करते हैं आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। आदि और आदि शब्द युग्म जो है उसका सही अर्थ क्या है। तो आदि जो छोटी ई मात्रा है उसका अर्थ होता है प्रारंभ। ठीक है, आदि, और आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तरणी और तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ भेद क्या है। तरणी और तरणी शब्द युग्म जो है उसका सही भेद क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरणी जो छोटी ई मात्रा है उसका अर्थ होता है सूर्य। ठीक है, तरणी छोटी ई मात्रा जो है उसका अर्थ होता है सूर्य, और तरणी का अर्थ होता है नौका। ठीक है, नौका, तरणी। फिर बात करते हैं किस क्रमांक में श्वेत और स्वेद शब्द युग्म का सही अर्थ है। ठीक है, श्वेत और स्वेद। ठीक है, स्वेद का अर्थ होता है पसीना। ठीक है, स्वेद जो है द लग रहा है तो उसका अर्थ होता है पसीना, और श्वेत जो होता है उसका अर्थ होता है सफ़ेद। ठीक है, फिर बात करते हैं इनमें से कौन सा शब्द प्रकाश का पर्यायवाची है। प्रकाश का पर्यायवाची कौन सा शब्द है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभा। ठीक है, प्रकाश का पर्यायवाची है प्रभा। नेक्स्ट, कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, कौन सा शब्द ऐसा है जो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा पद्मा। ठीक है, पद्मा जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, जबकि सरस्वती के पर्यायवाची कौन कौन से है, तो देखिए शारदा, वाणी, भारती, ये जो हैं वो सरस्वती के पर्यायवाची हैं। ठीक है, पद्मा नहीं है। फिर बात करते हैं जाह्नवी शब्द का पर्याय है। जाह्नवी जो शब्द है उसका पर्याय कौन सा है, तो जाह्नवी शब्द का पर्यायवाची होगा मंदाकिनी। फिर बात करते हैं क्षणिक का विलोम शब्द क्या है। क्षणिक जो होता है उसका विलोम क्या होगा, तो इसका विलोम होगा शाश्वत। ठीक है, क्षणिक का शाश्वत। शाश्वत का अर्थ होता है जो हमेशा पुराना होता है उसको शाश्वत कहते हैं। क्षणिक जो होता है वो कुछ पल का होता है। तो ठीक है, इसका विलोम शब्द हो जाएगा शाश्वत और क्षणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वक्र शब्द का सही विलोम क्या है। वक्र जो शब्द है उसका सही विलोम क्या होगा, तो वक्र का अर्थ होता है ऋजु। ठीक है, जो आड़ी तिरछी रेखाएं जो होती हैं उन्हें वक्र रेखाएं कहा जाता है। तो वक्र शब्द का सही विलोम होगा ऋजु। ठीक है, फिर बात करते हैं किस क्रम में पाश्चात्य का विलोम है। ठीक है, किस क्रम में पाश्चात्य का विलोम शब्द है, तो वो है पार्वत्य। ठीक है, पार्वत्य जो है उसमें पाश्चात्य का विलोम है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तम का सही विलोम क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, तो जल्दी से आंसर बताइए उत्तम का विलोम क्या होगा, तो उत्तम का विलोम होगा अधम। ठीक है, फिर बात करते हैं राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। ठीक है, राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, तो ये है 1070 किलोमीटर। ठीक है, फिर बात करते हैं निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों हैं, तो वो है बाड़मेर। ठीक है, अब जो नया अपडेट आया है उसके अनुसार हम नेक्स्ट में बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो पुराने हैं उनमें से आप देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा है, तो वो है बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। रेड क्लिफ जो रेखा है उसका राजस्थान में विस्तार किस किस कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदूमल कोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक। ठीक है, हिंदूमल कोट जो है गंगानगर का, वहाँ से लगाकर बाखासर जो बाड़मेर तक पड़ता है वहाँ तक रेड क्लिफ रेखा का विस्तार है। ठीक है,
फिर बात करते हैं राजस्थान प्रदेश का देशांतरीय विस्तार कितना है। राजस्थान जो प्रदेश है उसका देशांतरीय विस्तार कितना है, तो वो है 8 डिग्री 47 मिनट। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमाओं पर नहीं लगता है, तो वो है उदयपुर। ठीक है, फिर बात करते हैं निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वो है कालीबंगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा जो सभ्यता है उसमें से किस फसल के अवशेष मिले हैं, तो वो मिले हैं जौ के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेवाड़ राज्य का सिक्का नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, रामशाही, रावशाही और डोडिया जो है ये मेवाड़ राज्य के सिक्के नहीं है। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं है। ठीक है, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका क्रांति का जो केंद्र है वो नहीं है, तो वो है जयपुर। ठीक है, जयपुर जो है वो 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं रहा था। ठीक है, जबकि 1857 की क्रांति के केंद्र कौन कौन से थे, तो देखिए अजमेर, नीमच और औवा। ठीक है, अजमेर का कौन सा स्थान था जहाँ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो वो था नसीराबाद। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है इससे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे, तो कौन थे, तो वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जो एजीजी जो थे वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वो था मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ जो है वो कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की महत्वपूर्ण पहल रखता है। फिर बात करते हैं मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था। मेवाड़ जो पुकार है 21 सूत्रीय मांग पत्र जो है वो किसने तैयार किया था, तो वो तैयार किया गया था मोतीलाल तेजावत के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव जो है वो किस राज्य में था, तो वो था डूंगरपुर में। ठीक है, बेड़सा गांव डूंगरपुर में गोविंद गिरी का जो नेतृत्व हुआ था भील गतिविधियों के तहत, तो वो बेड़सा गांव डूंगरपुर में पड़ता था। ठीक है, फिर बात करते हैं गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य कौन थे, तो गोविंद गुरु के जो प्रमुख शिष्य थे वो थे पुंजाधीर जी। फिर बात करते हैं वृहत राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया था। वृहत जो राजस्थान हुआ था एकीकरण में, उसमें उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनी ठनी का वास्तविक नाम क्या था। बनी जो ठनी है उनका वास्तविक नाम था विष्णुप्रिया। फिर बात करते हैं किशनगढ़ के संस्थापक मारवाड़ के किस महाराजा के सुपुत्र हैं। किशनगढ़ जो है उसके संस्थापक मारवाड़ के किस महाराजा के सुपुत्र हैं, तो वो है उदय सिंह के। किशनगढ़ चित्रशैली में किन रंगों का बहुतायत में प्रयोग किया गया है, तो किशनगढ़ चित्रशैली में गुलाबी सफ़ेद रंग का बहुतायत में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है किसी त्यौहार के दिन किसी की मृत्यु हो जाए तो जब तक उसी त्यौहार किसी बालक जन्म नहीं होता है, जब तक उसी त्यौहार पर किसी बालक का जन्म नहीं होता है तब तक वह त्यौहार उस परिवार में नहीं मनाया जाता है, इसे क्या कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगामी एग्जाम में आपको ये प्रश्न कहीं न कहीं देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओक कहलाता है। ठीक है, ओक कहा जाता है। फिर बात करते हैं भारत में सती प्रथा का प्रमुख उल्लेख है, तो वह है एरन में। ठीक है, फिर बात करते हैं जैसी क्रुक का संबंध राजस्थान की किस किस कुप्रथा से है, तो वो है डाकन प्रथा से। ठीक है, डाकन प्रथा से संबंधित है जैसी क्रुक। ग्रामीण क्षेत्र में बाल विवाह को रोकने या बाल विवाह के विरुद्ध किए जाने वाले गीत कौन से हैं, तो वो है दुलजी के गीत। नौसठ माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो नौसठ माता का जो मंदिर है वो पुष्कर में स्थित है। आई माता के थान को क्या कहा जाता है, तो आई माता का जो थान है वो बडेर कहलाता है। पंचदेवला जो कि भैंसोड़गढ़ में स्थित है, इसका संबंध किससे है, तो शक्ति सिंह से इसका संबंध है। फिर बात करते हैं वर्ल्ड मीटेरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन WMO वर्ल्ड मीटेरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस देश में स्थित है, तो ये स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अधिकतम सिंचाई जल दक्षता इरिगेशन इफिशियंसी जो है वो वाली कौन सी सिंचाई विधि है, तो वो है ड्रिप विधि। ठीक है, ड्रिप मेथड जो होता है उसमें सिंचाई जल दक्षता जो है वो सर्वाधिक होती है। फिर बात करते हैं टाइफून विधि किस सिंचाई विधि का रूपांतरित या परिवर्तित उन्नत रूप है, तो वह है ड्रिप इरिगेशन मेथड। पौधों की उपापचयी क्रिया शरीर के निर्माण मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कुल फसल जल मांग की कितने प्रतिशत जल की आवश्यकता होती है, तो वो होती है 1%। सरसों में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था क्रिटिकल जो स्टेज है वो कौन सी है, तो वो हो जाएगी फूल आने से पहले
और फलियां बनते समय ये जो है वो क्रांतिक अवस्थाएं होती है, इन पे पानी पिलाना इनको बहुत आवश्यक होता है सरसों की। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। फिर बात करते हैं निम्न में से सर्वाधिक जल मांग वाला फसल समूह कौन सा है। तो सर्वाधिक फसल समूह जो है सर्वाधिक जल मांग वाला, तो वो है गन्ना, धान और आलू और गेहूँ। ठीक है, गन्ना, धान, आलू और गेहूँ। अम्लीय वर्षा किसकी सांद्रता वातावरण में बढ़ने से होती है। तो अम्लीय वर्षा जो कारण है वो है SO2 और NO। ठीक है, फिर बात करते हैं किस हैरो को बखार भी कहा जाता है। ठीक है, बखार जो है वो किस हैरो को कहा जाता है, तो वो है ब्लेड हैरो को। फिर बात करते हैं निम्न में से द्वितीय भू परिष्करण का उदाहरण नहीं है। द्वितीय भू परिष्करण का उदाहरण नहीं है, तो वह है गहरी जुताई। ठीक है, गहरी जुताई द्वितीय भू परिष्करण में नहीं की जाती है, जबकि गहरी जो जुताई है वो प्राथमिक भू परिष्करण के अंतर्गत आती है। भू परिष्करण से क्या लाभ होता है। भू परिष्करण से क्या लाभ होता है, तो इससे खरपतवार नियंत्रण होता है, नमी संरक्षण होता है और भौतिक दिशा में सुधार होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र का एक उदाहरण है, तो कौन सा है, तो वह है डिस्क हैरो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। खेत में चावल फसल अवशेषों में गेहूं की सीधी बुआई बिना किसी परंपरागत कृषि क्रियाओं के करने के लिए काम में लाई जा रही मशीन कौन सी है, तो वो है हैप्पी सीडर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा फार्म यंत्र जिससे प्राथमिक एवं द्वितीयक जुताई साथ साथ कर सकते हैं उसका नाम क्या है, तो वो है रोटावेटर। फिर बात करते हैं निम्न में से कौन सा कृषि यंत्र प्राथमिक भू परिष्करण के अंतर्गत आता है, तो वह है डिस्क हल। पेंडिमिथाइलिन का उपयोग कैसे किया जाता है, तो पेंडिमिथाइलिन जो होता है उसका उपयोग जो है वो निर्गमन पूर्ण, ठीक है, प्री इमरजेंस में किया जाता है। फिर बात करते हैं कपास की जल मांग वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ कॉटन कितनी होती है, तो ये होती है 700 से 1300 mm। फिर बात करते हैं गाजर घास पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस खरपतवार के जैविक नियंत्रण हेतु कौन सा कीट प्रयोग में लाया जाता है, तो वो लाया जाता है जाइकोग्रामा बाइकोलोराटा। नेक्स्ट बात करते हैं ओराबैंकी खरपतवार किन फसलों से संबंधित है, तो ओराबैंकी जो खरपतवार है वो संबंधित है सरसों और तंबाकू से। फिर बात करते हैं गेहूं की फसल में चौड़ी पत्तीदार खरपतवारों के नियंत्रण हेतु किस शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या जाता है मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल का। डी सकरिंग संबंधित है, तो डी सकरिंग जो है वो केले से संबंधित है। बाग लगाने की सबसे सरल और सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है। बाग लगाने की सबसे सरल और सर्वाधिक प्रचलित विधि वर्गाकार विधि है। बारहमासी किस नींबू वर्गीय फल की किस्म है, तो यह है लेमन की। फिर बात करते हैं आम मालफॉर्मेशन रोग का कारण क्या है, तो वो है कवक, फ्यूजीरियम मैंजीफेरी, कम तापमान और मैंजीफेरियन व मालफोरिन रसायन के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पपीता की एक लिंगी किस्मों में 10% नर पादप आवश्यक होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एक लिंगी जो किस्म है उसमें 10% नर पादपों की आवश्यकता होती है। फिर बात करते हैं स्पोरोफाइटिस स्व अनिषेचकता का उदाहरण है, तो वो है आम और आंवला। ठीक है, उपयुक्त दोनों राइट आंसर होंगे। आम और आंवला स्पोरोफाइटिक स्व अनिषेचकता का उदाहरण है। फिर बात करते हैं अर्ली बेदाना किसकी किस्म है, तो अर्ली बेदाना जो है वो लीची की किस्म है। आम में कली से पुष्पन का समय है, आम में कली से पुष्पन का जो समय है वो है अक्टूबर दिसंबर। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। खरबूज की गुणसूत्र संख्या 2n कितनी होती है, तो वो होती है 24। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। खरबूजे की गुणसूत्र संख्या 2n जो है वो 24 होते हैं। फिर बात करते हैं आलू के ट्यूबर का औसत वजन कितना होता है। आलू के ट्यूबर का औसत वजन कितना होता है, वो होता है 45 से 50 ग्राम। फिर बात करते हैं स्प्राउट ब्रोकोली। ठीक है, स्प्राउट ब्रोकोली का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है, तो वो है इटली। अर्का हरित किसकी किस्म है, अर्का हरित जो है वो करेला की किस्म है। टमाटर की प्रति हेक्टेयर बीज दर है, तो टमाटर की जो प्रति हेक्टेयर बीज दर है वो है 425 से 475 ग्राम। आलू के कंद का हरापन नामक कार्य की विकार का कारण क्या है, तो वो हो जाएगा सूर्य की रोशनी और सोलेनिन का जमाव के कारण। ठीक है, ऑप्शन ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य की रोशनी और सोलेनिन के जमाव के कारण आलू का कंद जो है वो हरापन कार्य की विकार उत्पन्न करता है। फिर बात करते हैं निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है। ठीक है, विषाणु जनित रोग नहीं है, तो वह है राजमा का फाइलोडी रोग। ठीक है, ये विषाणु जनित नहीं है। जबकि मिर्च का लीफ कर्ल रोग, भिंडी का पीला शीरा मोजेक रोग और तरबूज का बर्ड नेक्रोसिस जो है वो विषाणु जनित रोग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 1 किलोग्राम जेली बनाने में खटास की मात्रा पूरी करने के लिए कितने प्रतिशत का रस मिलाया जाता है, तो रस की जो परसेंटेज है वो 2 रखी जाती है। ठीक है, 1 किलोग्राम जेली बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नमक द्वारा परिरक्षित किए जाते हैं
नमक के द्वारा परिरक्षित किए जाते हैं? तो अचार और चटनी को रखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किशमिश बनाने हेतु उपयुक्त फल कौन सा है? तो किशमिश बनाने के लिए अंगूर का प्रयोग किया जाता है। ग्वारपाठा का वानस्पतिक नाम क्या है? ग्वारपाठा जो है उसका वानस्पतिक नाम है एलोए बार्बेंडेंसिस। क्वेश्चन आता है, रतनजोत का उत्पत्ति स्थान क्या है? रतनजोत का उत्पत्ति स्थान है वो है मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मादा पशु का मुख्य प्रजनन हार्मोन कौन सा है? तो वो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं, पशु में कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो पशु में कैल्शियम की कमी मिल्क फीवर के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गाय में कपोल दांत की संख्या कितनी होती है? ठीक है, गाय जो होती है उसमें कपोल दांत की संख्या होती है 24। फिर बात करते हैं, राजस्थान की मेरिनो भेड़ की नस्ल को क्या कहा जाता है? तो मेरिनो भेड़ की जो नस्ल होती है उसको चोखला के नाम से भी जाना जाता है। नीली रावी भैंस का जन्म स्थान क्या है? नीली रावी जो है भैंस जो होती है उसका जन्म स्थान होता है फिरोजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बकरी की चॉकलेट रंग वाली नस्ल कौन सी है? बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसका रंग जो है वो चॉकलेटी कलर का होता है? तो वो है टोगनबर्ग। ठीक है, टोगनबर्ग जो है वो चॉकलेटी रंग वाली बकरी की नस्ल है। फिर बात करते हैं, निम्न में से ज्वर रोधी है, ज्वर रोधी कौन सी है? तो वो है कुनेन, सैलिसिलिक अम्ल और एस्प्रिन। ये जो है वो ज्वर रोधी के अंतर्गत आते हैं। फिर बात करते हैं, ऊन काटने से होने वाला रोग कौन सा है? ऊन काटने से होने वाला रोग है एंथ्रैक्स। किस रोग को जड़ से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है? तो वो है एफएमडी। ठीक है, सिर्फ मादा पशुओं में होने वाला रोग कौन सा है? तो वो है थनैला रोग और टाइफाइड। ठीक है, थनैला रोग जो है वो दूध से संबंधित है। ठीक है, दूध निकालने में इससे दिक्कत आती है, तो थनैला रोग में गांठें वगैरह बनने की समस्याएं पाई जाती है। फिर बात करते हैं, किस पशु के शरीर में ओमेजम नहीं पाया जाता है? तो ऊँट में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऊँट को आभासी अर्थात स्यूडोमोनास जीव कहा जाता है। ठीक है, जिसमें ओमेजन नहीं पाया जाता है, अर्थात जुगाली नहीं कर सकता। ठीक है, नॉन रूमिनेंट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऊँट में होने वाला सर्रा रोग का रोग कारण क्या है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऊँट में होने वाला जो सर्रा रोग होता है उसका रोग कारण क्या है? तो वो है प्रोटोजोआ। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ऊँट की कौन सी नस्ल का प्रयोग सेना व पुलिस द्वारा किया जाता है? तो वो है जैसलमेरी ऊँट। ठीक है, जैसलमेरी ऊँट जो है वो इसका प्रयोग भारतीय सेना प्रयोग करती है, बीएसएफ। ठीक है, फिर बात करते हैं, मुर्गी के अंडे में प्रोटीन प्रतिशत कितना होता है? तो मुर्गी का जो अंडा होता है उसमें प्रोटीन प्रतिशत पाया जाता है 11.8%। ठीक है, वसा की कितनी मात्रा होती है ये आप बता सकते हैं। फिर बात करते हैं, ब्रॉयलर का औसतन वजन जब बेची जाती है, ठीक है, ब्रॉयलर जो मुर्गियाँ होती है उनका औसत वजन जब बेचा जाता है तो कितना होता है? तो वो रखा जाता है 1.5 से 2 किलोग्राम के लगभग। ठीक है, 1.5 से 2 किलोग्राम ब्रॉयलर का रखा जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं, मुर्गियों की सफ़ेद आँखें किस रोग की पहचान है? तो वो होती है मैरेक्स रोग के कारण। ठीक है, मुर्गियों की सफ़ेद आँखें किस रोग की पहचान है? तो वो होती है मैरेक्स रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुर्गियों में कम उम्र में चेचक का कौन सा टीका लगाया जाता है? मुर्गियाँ जो होती है उनमें कम उम्र में चेचक का कौन सा टीका लगाया जाता है? तो वो लगाया था पिजन पॉक्स। ठीक है, फिर बात करते हैं, दुग्धशाला के बर्तनों की मशीन द्वारा सफाई करने के लिए सोडे का घोल तैयार किया जाता है, तो कितने प्रतिशत किया जाता है? तो ये किया जाता है 0.5 से 1.8%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में औसतन वसा रहित ठोस पदार्थ, ठीक है, एसएनएफ जो होता है वो कितना प्रतिशत होता है? ठीक है, दूध में औसतन वसा रहित ठोस पदार्थ एसएनएफ जो है वो 8.5% पाया जाता है। दूध में मीठापन किसके कारण होता है? तो ये होता है लैक्टोज के कारण। ठीक है, तो ये थी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी दोस्तों। अपन ने बात की मॉडल पेपर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बारे में, तो यहाँ से आगामी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट मॉडल पेपर के लिए कल तक इंतज़ार करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।